नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM गुजरात। अभय दुबे जी से मैंने आज राजनीति की बहुत बड़ी बातों की चर्चा करी। मैंने पूछा कि ट्रंप ने आखिर ऐसा क्या कर दिया है कि मोदी जी पसीने पसीने। मैंने पूछा कि राजनीति की कौन सी बिसात है जिससे बीजेपी फंस गई है, उत्तराखंड उबल रहा है और बीजेपी कुछ कर नहीं रही। आपको लेके चलता हूँ अभय दुबे जी के पास। उससे पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल के बराबर में आप 4PM फिल्म्स का लोगो देख रहे हैं, इसमें जाइए यूट्यूब पे 4PM फिल्म्स डालिए, चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन करिए। चलते हैं अभय दुबे जी के पास आज की बातचीत करने के लिए। 4PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है अभय दुबे जी आपका। हम लोग पढ़ते थे, कॉमिक्स आती थी चाचा चौधरी की, संग में रहते थे साबू। चाचा चौधरी अपना दिमाग चलाते थे, साबू अपना लठ चलाते थे। दुनिया के एक नए साबू बन गए हैं ट्रंप। एक तरफ वो शांति का नोबेल पुरस्कार चाहते हैं, दूसरी तरफ देश में बाकी देशों के तेलों पर कब्जा करना चाहते हैं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को परिवार सहित बांध के ले गए। एक कहावत कही जाती है गांव में, बड़ी खराब सी कहावत है कि गरीब की जोरू सबकी भौजाई। ट्रंप जहां जिस देश में मना रहा है उस देश में गुंडागर्दी कर रहे हैं। उनको यूक्रेन सही लगता है लेकिन वेनेजुएला खराब लगता है। दुनिया में जहां चाहते हैं वो अपनी दादागिरी दिखाने में जुट जाते हैं। ये बात अलग है कि ईरान जैसा देश उनके पसीने ला देता है, झुकता नहीं है और फिर बाद में उन्हें खुद झुकना पड़ता है। अब नया राग अलापा है चाचा चौधरी ने। वो कह रहे हैं कि साहब मोदी मुझे खुश करना चाहते थे। कितनी खराब भाषा, जैसे कई मुजरे में आदमी बैठ के कह रहा हो कि वो नृत्य की मुझे खुश करना चाहती थी। भाई तुम कौन हो जैसे हमारा 140 करोड़ की आबादी वाला मुल्क का प्रधानमंत्री तुम्हें खुश करना चाहेगा? उसके संग खड़े हुए सांसद और उस 4 सुर मिला के कह रहे हैं। लेकिन अभय जी, बड़ा सवाल यह है कि ट्रंप ये कह रहे हैं, लंबी लंबी डींगे हाँक रहे हैं, लेकिन ये सवाल अकेले प्रधानमंत्री का या भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। ये 140 करोड़ की देश की आबादी की आन बान शान का है, साख का है। ट्रंप के इन बातों का माकूल जवाब क्यों नहीं दे रहे हमारे प्रधानमंत्री के? झूठ बोल रहे हो, हम तुम्हें क्यों खुश करेंगे? बंद कर देना चाहिए अमेरिका से कोई भी तेल खरीदना, रूस से खरीदना चाहिए। रूस हमारा पुराना दोस्त रहा है। ऐसी कौन सी नब्ज दबी हुई है? मैं नब्ज के बारे में ज्यादा कहूंगा तो मेरा ही चैनल ब्लॉक कर देंगे। मेरे 6-7-8 वीडियो के लिए भारत सरकार ने लिखा है यूट्यूब को ये हटा दो, वो सारे वीडियो यूट्यूब ने हटा दिए हैं। बहुत मुश्किल हो गई है उन वीडियो को देखने में, बड़ी मिर्ची लगी है। मंत्रालय मुझसे कह रहा है कि मुझसे मीटिंग कर रहा है। मैंने कहा इन वीडियो को मुझसे हटाने की क्यों कह रहे हैं? तो आपके ही पार्टी के एमपी ने कहा है। बजाय मुझसे पूछने के उस एमपी से पूछो कि चरित्र हनन की बातें क्यों कर रहा है, हमारी क्या गलती है? लेकिन भारत सरकार ने यूट्यूब को लेकर यूट्यूब ने हटा दिया। हम लोग खैर कोर्ट जा रहे हैं इस मामले में। इनसे निपटने का एक ही उपाय है, कोर्ट जाना। लेकिन मैं फिर वही सवाल कहूंगा कि कौन सी डस दबी हुई है? आपके प्रधानमंत्री क्यों नहीं कह रहे कि तुम झूठ बोल रहे हो? हम तुम्हें खुश कर ना खुश किया था ना खुश करेंगे। भारत के इतने बुरे दिन नहीं आए। इंदिरा गांधी की याद आती है, जब पाकिस्तान पे हमला हुआ था उन्होंने कहा कि हम 7वां भेड़ा भेज रहे हैं। इंदिरा गांधी का तुम 7वां 8वां नमक कोई भेड़ा भेज दो, हम युद्ध नहीं रोकेंगे। पाकिस्तान ने घुटने टिका दिए थे। इतना दृढ़ संकल्प, इतनी इच्छा शक्ति, इतना मजबूती मोदी जी क्यों नहीं दिखा पा रहे? कहाँ कमजोर पड़ जाते हैं? देखिए, आप कह रहे हैं कि भाई भारत की जनता अपनी आन बान शान की रक्षा कैसे करे, तो भारत की जनता के पास इसका क्या उपाय है? भारत की जनता ने अपनी आन बान शान की रक्षा करने के लिए तो चुने हुए प्रतिनिधि रख छोड़े हैं ना। भारत की जनता ने अपने वोटों से कुछ प्रतिनिधि चुने हैं जो कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसकी नुमाइंदगी करते हैं, सरकार चलाते हैं, फौजों को निर्देश देते हैं, फौजें उनके कहने पर चलती हैं, भारत की पूरी रक्षा व्यवस्था उनके हाथ में है, आंतरिक सुरक्षा उनके नाम हाथ में है, विदेश नीति उनके हाथ में है। सारी दुनिया में भारत के जो दूतावास हैं और हाई कमिश्नर, हाई कमीशंस हैं, वो सब उनके हाथ में है। ये इन सब लोगों की ड्यूटी है, इन सब लोगों की जिम्मेदारी है कि भारत की आन बान शान की रक्षा करें, भारत की जनता का सम्मान ऊंचा करें। तो अब आप दूसरा सवाल पूछेंगे कि भाई तो मोदी जी के हाथ में अगर ये है सारी जिम्मेदारी, तो मोदी जी क्यों नहीं कर रहे? आपने इसका एक जवाब भी दिया कि आपने एक संकेत दिया है कि हो सकता है कि मोदी जी की कोई कल उनके ट्रंप के हाथ में दबी हो, कोई ना कोई ऐसी चीज है जो कि ट्रंप के नीचे मोदी जी की दबी हुई है और मोदी जी उसके मारे उनकी बात का ठीक से जवाब नहीं दे पा रहे हैं। मैंने भी इस बारे में सोचा है। जब ट्रंप ने भारत के अमेरिका होने वाले निर्यात के ऊपर 25% का टैरिफ लगाया और उसके बाद चूंकि भारत रूस से तेल खरीदता है इसलिए दंड स्वरूप 25% का टैरिफ और लगाया, यानी कुल मिलाकर हर अमेरिकी निर्यात को ट्रंप ने 50% महंगा कर दिया।
जो ₹1 का निर्यात था वो ₹1.5 का उन्होंने कर दिया। तो अमेरिका में भारत का माल महंगा हो गया। भारत का माल महंगा कम होने से अमेरिकियों ने भारत से माल मंगाना कम कर दिया। उन्होंने कोई अपने दूसरे देश देखे, अमेरिकी व्यापारियों ने। तो जब ट्रंप इतना नुकसान पहुंचा चुके भारत को, तो हम लोगों ने विश्लेषण किया और कई अर्थशास्त्रियों ने विश्लेषण किया कि आखिरकार कि अगर भारत और अमेरिका के बीच का व्यापार ना के बराबर रह जाए इन्हीं ट्रंप के टैरिफों से, तो भारत की जीडीपी को कुल कितना नुकसान होगा। तो ये पता चला कि भारत के जीडीपी का केवल आधा फीसदी या 0.25% ही इतना है जो अमेरिकी विदेश व्यापार, अमेरिका के साथ होने वाले विदेश व्यापार से बनता है। तो क्या उस आधा और 0.25% जीडीपी के लिए मोदी जी ट्रंप की ये ज्यादतियां बर्दाश्त कर रहे हैं? आपको क्या लगता है? क्या सिर्फ आधा 0.25% जीडीपी के लिए पूरे देश की प्रतिष्ठा दांव पर लगाई जा सकती है? जो बातें ट्रंप के करीबी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने कही हैं और जो बातें उन्हीं के साथ खड़े हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कही हैं, अगर कोई मेरे और आपके बारे में कहे तो हम तो बर्दाश्त न करें। मैं तो जाके उसको लाफा मार दूंगा या उसको चुनौती दूंगा कि तुम्हारी क्या मजाल है। हम और आप मिलकर उसके खिलाफ वीडियो बनाएंगे और उसका भूसा निकाल देंगे। लेकिन यहां पे क्या कहा जा रहा है, एक बार सुन लीजिए क्या कहा गया। अमेरिकी सांसद लिंडसे ग्रीन सेनेटर क्या कह रहे हैं? मैं 1 महीने पहले भारतीय राजदूत के घर पर था। सुनिए, मैं 1 महीने पहले भारतीय राजदूत के घर पर था, तो वे सिर्फ इस बारे में बात करना चाहते थे कि भारत कैसे रूस से कम तेल खरीद रहा है। वे चाहते थे कि मैं राष्ट्रपति ट्रंप को ये बात बताऊं और सिफारिश करूं कि अब भारत को टैरिफ में कुछ छूट दे दी जाए। यानी भारत का राजदूत अब एक अमेरिकी सेनेटर से चिरौरी कर रहा था कि हमने रूस से तेल कम खरीदना शुरू कर दिया है, इसलिए अब हमें उस टैरिफ से छूट दे दी जाए जो कि 25% दंड स्वरूप लगाया गया है। जिस वक्त लिंडसे ग्राहम ये कह रहे थे, बगल में डोनाल्ड ट्रंप भी खड़े हुए थे, वो भी दिखाई पड़ रहे हैं उस वीडियो में, और सामने पत्रकार लोग खड़े हुए हैं अपनी नोटबुक लिए हुए, अपना वो सब लिए हुए, माइक वगैरह लिए हुए खड़े हुए हैं। वो सारा पूरा वीडियो है। तो डोनाल्ड ट्रंप तुरंत हस्तक्षेप करते हुए कहते हैं कि भारत ने रूस से तेल खरीदना कम कर दिया है क्योंकि मोदी मुझे खुश करना चाहते हैं। भारत ने रूस से तेल खरीदना कम कर दिया है क्योंकि मोदी मुझे खुश करना चाहते हैं। वे जानते हैं कि मैं उनसे खुश नहीं हूं। वे जानते हैं कि मैं उनसे खुश नहीं हूं और मुझे खुश करना जरूरी है। अगर मेरी बात नहीं मानी गई तो मैं बहुत जल्दी टैरिफ और बढ़ा दूंगा जिससे उन्हें और नुकसान होगा। अब आप अंदाज लगाइए। फिर इसी डायलॉग में लिंडसे ग्राहम एक और बात कहते हैं। वो कहते हैं कि मुझे यकीन है कि अब भारत ने रूस से तेल कम खरीदना शुरू कर दिया है, इसलिए हो सकता है कि हम लोग जल्दी ही एक बिल पास करें वगैरह वगैरह, जिससे मतलब टैरिफ कम कर दें। इस प्रकार की बात करते हुए सुनाई पड़ते हैं। अच्छा, अब ये चीजें जो है जो सोशल मीडिया पे घूम रही हैं, भारत का विदेश मंत्रालय और भारत सरकार इसका नोटिस तक लेने के लिए तैयार नहीं है। वो मानती ही नहीं है कि ट्रंप ने ये कहा होगा। वो मानती ही नहीं है, विदेश मंत्रालय मानता ही नहीं है कि लिंडसे ग्राहम ने ये कहा होगा। लेकिन अमेरिकन मीडिया में तो चीज मौजूद है, वहां सामने सारे पत्रकार खड़े हुए हैं, इस चीज का तो प्रचार किया गया है, इसको प्रसारित किया गया है इसको। तो इसका मतलब है कि भारत की जो बेइज्जती होनी थी वो हो गई। नरेंद्र मोदी की जो बेइज्जती होनी थी वो हो गई। अब प्रश्न ये है कि इस बेइज्जती को फिर कोई सवाल घूम फिर के आ जाता है कि इस बेइज्जती को मोदी जी क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं। वो आधा और 0.25% जीडीपी के कारण तो नहीं बर्दाश्त कर रहे हैं कि जीडीपी हमारा न कम हो जाए कहीं, इसलिए हम इसको बर्दाश्त कर लें इसको। बात कुछ और है। बात क्या है ये समझ में नहीं आती भाई। ट्रंप से नरेंद्र मोदी क्यों दबेंगे? अच्छा, अब आप इसकी कल्पना कीजिए कि नरेंद्र मोदी मान लीजिए पलट के एक फटकार लगाते हैं डोनाल्ड ट्रंप को, और ये कहते हुए फटकार लगाते हैं कि माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, आप हमारे दोस्त हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप आजकल जो बोल रहे हैं टीवी के ऊपर, जिस तरह की बातें कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, ये आपको शोभा नहीं देता। इस तरह की कोई बात आपको करनी नहीं चाहिए। भारत एक संप्रभु और स्वतंत्र देश है
वो आपके अर्दम में आने वाला नहीं है। हम लोग किसी बात की परवाह नहीं करते। हमारे लिए राष्ट्रीय स्वाभिमान सबसे ऊपर है। और आप इस तरह की झूठ बातें बोलना शुरू कीजिए, इस तरह का झूठ बोलना बंद कीजिए, झूठा प्रचार करना बंद कर दीजिए। ये सब बातें मोदी जी पलट के बोल सकते हैं। तो उस स्थिति में ट्रंप क्या कर लेंगे भारत का, बताइए भाई। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा 50% टैरिफ लगाने थे, लगा दिए, और उस पर 25 लगा देंगे, 75% कर देंगे। वहां तो वैसे ही भारत का माल ना के बराबर खरीदा जा रहा है। क्या कर देंगे? भारत अमेरिका से कोई बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर हथियार खरीदता नहीं है। खरीदता है, लेकिन ऐसे हथियार नहीं है इसकी वजह से भारत का काम ना चले। भारत तो रूस हथियारों के मामले में रूस पे ज्यादा निर्भर है। और जैसे ही ट्रंप नाखुश होते हैं भारत से, तो ही भारत उनके लगाए हुए प्रतिबंधों की परवाह करना बंद कर देगा। और रूस से जितने बड़े पैमाने पर तेल खरीद रहा था, उतने बड़े पैमाने पर तेल खरीदने लगेगा। तो फिर मजबूरी क्या है? फिर क्यों मजबूरी है? फिर क्यों डर यही रहे तो हैं? मैं फिर भी क्यों सवाल डर? उठा रहा हूं कि इसकी जासूसी करनी पड़ेगी, थोड़ा पता लगाना पड़ेगा कि भाई मजबूरी क्या है। ये सही है। अब तक तो मोदी देखिए जी और अभी शाह क्या, साहब भी, अब तक देखिए मोदी और शाह ही आप एक बात जासूसी समझिए, करते थे। एक बात अबे समझिए जी, कि पिछले 2 साल अबे में। जी, अबे जी, एक मिनट एक मिनट। जी मेरा जी, बड़ा महत्वपूर्ण बात यह है कि अब तक मोदी जी और शाह साहब ही जासूसी करने में माहिर माने जाते थे, अब आप भी जासूसी करेंगे? करनी पड़ेगी ना। जो सवाल समझ में नहीं आ रहा उसके तथ्यों कैसे पता लगाएं। सरकार तो देगी नहीं वही पता। मोदी की नहीं कहेंगे भाई इस वजह से हम नहीं कर रहे, ट्रंप भी नहीं कहेंगे इस वजह से नहीं हो रहा है। तो क्या बात है भाई। आप ये देखिए कि पिछले 2 साल में भारत ने 10 से 15 अरब रुपए की बचत की है, 15 अरब डॉलर की बचत की है, क्योंकि वो रूस से तेल खरीद रहा था। 2022-23 में रूस ने भारत को करीब 15% के आसपास डिस्काउंट दिया। उसके अगले साल 23-24 में भारत को उसने और डिस्काउंट दिया। इसकी वजह से भारत को इतनी ज्यादा बचत हुई। रूसी तेल की दूसरी बात यह होती है कि वो हैवी क्रूड की श्रेणी में आता है, भारी क्रूड की श्रेणी में आता है। और भारत की जो रिफाइनरियां हैं, भारत के जो शोध यंत्र हैं, वो उस जब रूस से लिए हुए हैवी क्रूड को शोधित करते हैं, उसको शुद्ध करते हैं, तो उससे बड़े पैमाने पर डीजल पैदा होता है उससे। जबकि अमेरिकी तेल जो है वो लाइट क्रूड की श्रेणी में आता है। भारत जब उसको शोधित करेगा तो उसमें बड़े पैमाने पर गैस और नेफ्ता पैदा होगा उससे, डीजल नहीं पैदा होगा उससे। आप समझ रहे हैं ना। और दूसरे, भारत की जो टेक्नोलॉजी है और भारत की जो रिफाइनरीज हैं, उसमें भारी तेल को प्रोसेस करने की काबिलियत ज्यादा है। इसी तरह वेनेजुएला में जो से तेल जो भारत लेता था, उसमें भी वही उसी तरह का तेल है, ऐसा रूस का तेल है। यहां तक कि अरब देशों का तेल भी उसी किस्म का है। अब इसमें क्या है कि इसमें इसके हर चीज के दूरगामी प्रभाव होते हैं। जैसे कि मान लीजिए रूस से भारत ने इस बार कम तेल लिया अमेरिकी दबाव में। अमेरिका से अभी तेल लेना इसलिए शुरू नहीं हुआ कि भारत जानता है अमेरिका का तेल महंगा है और उसकी क्वालिटी अलग है, उसको करने के लिए नई रिफाइनरियां बनाने पड़ेंगी, उसमें अरबों डॉलर का खर्चा आएगा। तो भारत की निर्भरता तेल के लेने के मामले में सऊदी अरब पे, संयुक्त अरब अमीरात पे, इन पे ज्यादा बढ़ गई। तो उन्होंने ज्यादा तेल सप्लाई करना शुरू किया। ज्यादा तेल सप्लाई करेंगे तो वो ज्यादा पैसा मांगेंगे मार्केट में। तेल की ज्यादा तेल सप्लाई करेंगे, तेल की कमी होगी, तेल के दाम और बढ़ेंगे। तो हर तरह से वेनेजुएला पे आक्रमण हुआ तो तेल के दाम बढ़ेंगे। रूस से आपने तेल नहीं खरीदा तो तेल के दाम बढ़ेंगे। ज्यादा तेल आपने अरब देशों से खरीदा तो तेल के दाम बढ़ेंगे। हर हालत में तेल के दाम बढ़ेंगे अगर मौजूदा ऑयल इकोनॉमी को डिस्टर्ब किया गया। और हर हालत में जब तेल के दाम बढ़ेंगे तो उसका कास्केडिंग इफेक्ट होगा। जैसे ठीक फव्वारा बात है। होता है ना, कास्केड हुआ, हाँ उसका हाँ, इफेक्ट इन होगा, हर सब चीज पे उसका असर होगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। ये अमेरिका और भारत के रिश्ते टिपिकल बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ देश की राजनीति की बात भी कर रहा हूँ। उत्तराखंड उबल रहा है। ऐसा लग रहा है मोदी और शाह को याद ही नहीं है कि एक हारे हुए विधायक को मुख्यमंत्री बनाने का परिणाम कितना खतरनाक होता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष रो रो के गाली दे रही है पार्टी को, कह रही तू ऐसी पार्टी पर। लोग हंसियां लेके निकल पड़े हैं कि आओ हम तुम्हें बताते हैं कि सर्विस कैसे दी जाती है। मुझे लगता है कि मैंने बहुत सालों से महिलाओं का इतना गुस्सा नहीं देखा। सबको लग रहा है कि मानो हमारी बेटी के साथ ये सब कुछ हो गया।
इतनी बीभत्स घटना हो गई, हजारों लोग सड़कों पर हैं और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को लगता है कि उन्होंने 1000 करोड़ रुपए मीडिया को बांट दिए तो मीडिया बोलेगा ही नहीं। और वाकई में मीडिया घटना को बड़ा छुपा के, बड़ा दबा के, बड़ा लो प्रोफाइल ये शो कर रहा है कि जिससे ये खबर ना आए। लेकिन अभी जी बड़ा सवाल ये है कि अगर इस तरह की खबरें दबाई जाएंगी, इस तरह की खबरें छुपाई जाएंगी, तो क्या लगता है सोशल मीडिया के जमाने में ये खबर छुप जाएगी, दब जाएगी? देखिए, कोई ना कुछ कोई बात तो ऐसी होगी जो सामने आएगी और फिर वो बहुत खतरनाक होगी। आखिर उत्तराखंड में ये जो हो रहा है उससे ये आंखें बंद करके क्यों बैठे हुए, क्या लगता है आपको? और परिणाम क्या होगा? ये आंदोलन बड़ा आंदोलन बढ़ जाएगा, पूर्वोत्तर राज्य अलग भड़क रहे हैं, उत्तराखंड में आंधी अलग चल रही है, ये सब चीजें क्या बता रही है? देखिए, कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो दबाई नहीं दबती हैं। कुछ जनसंतोष ऐसे होते हैं जो इस बात पर निर्भर नहीं होते हैं कि टीवी पे उन्हें दिखाया जा रहा है या नहीं दिखाया जा रहा है। ये ठीक है, मोदी जी का गोदी गोदी मीडिया जो है ये चुन सकता है कि हम फलानी खबर दिखाएँगे, फलानी खबर नहीं दिखाएँगे। वो चुन सकता है। और सोशल मीडिया की पहुँच जो है वो उतनी नहीं है जितनी कि गोदी मीडिया की पहुँच है। लेकिन उत्तराखंड में जो अंकिता भंडारी की हत्या हुई और उसमें जो लोग फँसे हुए हैं, बीजेपी के बड़े नेता फँसे हुए हैं उसके अंदर और उन सबको बचाने की कोशिश हो रही है। और आंदोलन लगातार पहले से ज़्यादा और उग्र होता जा रहा है। जनता के बीच में और लगातार फैलता जा रहा है। इस बात को पुष्कर सिंह धामी भी जानते हैं। अभी जब वो दिल्ली आए तो उन्हें पत्रकारों ने घेर लिया। पत्रकारों ने उनसे पूछा तो उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया, चुपचाप खड़े रहे, सिर नीचे झुकाया और वहाँ से बिना कुछ कहे हुए चले गए। उनका वो चेहरा टीवी टीवी में ज़रूर दिखाई दिया कि पुष्कर सिंह धामी ने किसी बात का जवाब नहीं दिया। अच्छा, टीवी पे जो बड़े-बड़े विज्ञापन देते हैं, वो तो बिल्कुल पत्रकारों को पटाने की कोशिश है, जनता का उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। अगर टीवी पे दिए गए बड़े-बड़े विज्ञापनों की बात होती, तो मोदी जी 2024 में चुनाव नहीं हारते, बहुमत नहीं हारते। वो तो उन्होंने बहुत विज्ञापन दिए थे, उनसे ज़्यादा कोई विज्ञापन दे नहीं सकता है। बहुत-बहुत विज्ञापन देने वाली पार्टियाँ चुनाव हार जाती हैं, बीजेपी हो चाहे कोई और पार्टी हो। चुनाव जब हारना होता है, जनता हराती-जिताती है, विज्ञापन हराते-जिताते नहीं है। मेरा मानना ये है कि ये अंकिता भंडारी वाली हत्या जो है, जो बीजेपी की सत्ता में आने के बाद में जो एक लंपटपन का कोहराम सारे देश में मचा है, जिसमें बीजेपी के बहुत से नेता खुलेआम शामिल पाए जाते हैं और जिस प्रकार की चरित्रहीनता दिखाई पड़ रही है, जिस तरीके से चारों तरफ फलाने नेताओं का नाम चल रहा है कि ये वो उसके साथ है, वो उसके साथ है, कानाफूसी की खबरें लगातार आती आती रहती हैं। मैं तो कभी भी इनके नाम नहीं लेता कि अब तक प्रमाण ना हो, नाम नहीं लेना चाहिए कि मेरे कानों में खबरें लगातार पड़ती रहती हैं। ये जो पूरा माहौल बना हुआ है, इस माहौल से बहुत उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त और भयानक राजनीतिक नुकसान हो रहा है। और चूंकि ये लोग हस्तक्षेप नहीं कर रहे आलाकमान की तरफ से, दोषियों को सजा दिलाने के लिए कोई उपाय करते हुए नहीं दिखाई पड़ रहे हैं और सोच रहे हैं कि धीरे-धीरे करके लोग थक जाएँगे, माँग करते-करते थक जाएँगे, घरों में जाके बैठ जाएँगे और इनकी गाड़ी पहले की तरीके से आराम से चलती रहेगी। ये 4 लेन बनाते रहेंगे और पहाड़ धसकते रहेंगे, पर्यावरण से उत्तराखंड बर्बाद होता रहेगा। ये सारी प्रक्रिया चलती रहेगी। अगर ये सब मानते हैं, तो ये गलतफ़हमी में हैं। भले ही आंदोलन कुछ दिनों बाद थक के बंद हो जाए, लेकिन लोगों के मन में इन लोगों के प्रति गुस्सा स्थायी रूप से बैठ जाएगा और वो चुनाव में निकलेगा। देखिए, उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जिसने अभी से नहीं, मैं ये मानता हूं कि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी का समर्थन आधार शायद देश के किसी भी अन्य राज्य के मुकाबले पुराना और स्थायी किस्म का है। उत्तराखंड में आपको बहुत ना के बराबर दलित मिलेंगे आपको। आबादी का प्रतिशत में ना के बराबर दलित हैं, ना के बराबर ओबीसी है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में ना के बराबर मुसलमान हैं। उत्तराखंड मुख्य तौर पर विप्र भूमि है। मतलब ब्राह्मण ठाकुरों का प्रदेश है उत्तराखंड। और भारतीय जनता पार्टी के प्रति बहुत स्वाभाविक रूप से उस प्रदेश के अंदर आकर्षण है। उत्तराखंड से आए हुए बहुत सारे अफसर और बहुत सारे फौजी अफसर नरेंद्र मोदी के जमाने में बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंचे। उनमें बिपिन रावत एक थे, जनरल बिपिन रावत एक थे, जिनको सीडीएस बनाया गया था। अजित डोभाल भी उत्तराखंड से आते हैं। तो उत्तराखंडियों का मोदी सरकार के साथ में एक अंतरंग संबंध है। वो लोग मोदी सरकार को हमेशा समर्थन करते रहे हैं। बहुत समर्थन है बीजेपी का उत्तराखंड। ऐसे में कम से कम अगर मणिपुर
जब जलता रहा और मोदी जी ने मणिपुर की तरफ नजर भी नहीं फेरी, तो कम से कम उत्तराखंड की तरफ तो फेरनी चाहिए। अब उत्तराखंड जल रहा है, मणिपुर की भांति ही जल रहा है। अब ऐसे जिस तरह मणिपुर की उपेक्षा की, उस तरह उत्तराखंड की उपेक्षा तो नहीं करनी चाहिए। मणिपुर तो छोड़ दीजिए, उत्तर पूर्व का एक राज्य है, कि उत्तराखंड तो बिल्कुल बीजेपी में जिन बिरादरियों के लोग बीजेपी पे हावी है, उन्हीं बिरादरियों का प्रांत है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड की तरफ तो मोदी जी को अपनी नजर डालनी चाहिए और उत्तराखंड को तो इंसाफ दिलाना चाहिए। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत नई नई अंगड़ाई ले रही है। दिल्ली और योगी आदित्यनाथ के बीच रिश्ते अच्छे नहीं है, सब जानते हैं। अब योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री और अमित शाह दोनों से मुलाकात की है। ये अच्छा संकेत है कि पार्टी के नेता के आपस में बातचीत और मुलाकात हो। लेकिन ये वो तब पहुंचे हैं, दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य भी बताया जाता है दिल्ली में। आप सोचो, एक ही जहाज से आ रहे हैं। अगर अच्छा हो कि जब प्राइम मिनिस्टर से, होम मिनिस्टर से मान लो उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल विस्तार की बात करनी है या उत्तर प्रदेश के विकास की बात करनी है, तो उसी चार्टर में योगी जी आ जाए, उसी में दोनों डिप्टी सीएम बैठ के आ जाए। इसका मतलब ये तो दिल्ली के अंदर मठ के अलग अलग केंद्र है ना। एक में केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक दोनों एक तराजू में बैठेंगे और एक तराजू में योगी आदित्यनाथ बैठेंगे, और तुला जो है, वो जो कमान जो है, वो दिल्ली के हाथ में होगी। आपको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में कुछ बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम घट सकता है? ये जो बार बार खासतौर से कोडिन भैया वाला मामला, धनंजय सिंह वाला मामला, जिस तरह से लगातार तूल पकड़ गया और धनंजय सिंह के खिलाफ कोई पुलिस जांच भी नहीं हुई, उसे बता दिया कि योगी आदित्यनाथ के ऊपर ये भूत सवार है कि वो एक ठाकुर नेता के रूप में स्थापित हो जाएं भारतीय जनता पार्टी के अंदर राजनाथ सिंह की जगह। क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई बड़ा घटनाक्रम हो सकता है? देखिए, होने के लिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी जो मुझे लग रहा है, मेरा जो आकलन है वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। मेरा मानना है कि इस वक्त नरेंद्र मोदी और अमित शाह योगी आदित्यनाथ के साथ मिलकर बीच का रास्ता निकालना चाहते हैं। इस वक्त इसलिए बीच का रास्ता निकालना चाहते हैं कि उन्हें चुनाव लड़ना है। वो समझ चुके हैं कि योगी आदित्यनाथ को अब हटाया नहीं जा सकता है। हटाना फिलहाल योगी आदित्यनाथ को लगभग नामुमकिन है। जिस व्यक्ति को हटाया नहीं जा सकता है, जिस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाए रखकर उन्हें चुनाव लड़ना है, जाहिर है कि उसी के कहना पड़ेगा कि इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ाई। तो नहीं कह सकते कि ये मुख्यमंत्री है, इनके नेतृत्व में हम चुनाव नहीं लड़ रहे। भले ये ना कहेंगे नहीं ये मुख्यमंत्री बनाएंगे, ये तो मानना ही पड़ेगा कि भाई ये इन्हीं की लीडरशिप में चुनाव हो रहा है। जिस व्यक्ति की लीडरशिप में चुनाव हो रहा है, ये मानना पड़ेगा उन्हें मंच पर। तो उस व्यक्ति के साथ में एक कोई बीच का रास्ता इनको निकालना पड़ेगा, ताकि चुनावी मुहिम में दोनों पक्षों के बीच की मुठभेड़ें चुनावी मुहिम का नुकसान ना करें। उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतना है भाजपा को। किस तरह जीतना है, इसका एक अंदाजा हम लोगों को है। हम लोग उसका आकलन 4PM के दर्शकों को बता चुके हैं कई बार। कम से कम बहुमत तो आना ही चाहिए, बहुमत से ज्यादा ना आ पाए इसकी कोशिश है, और इसके लिए पूरी तिकड़म की जा रही है। SIR के जरिए पूरी तिकड़म की जा रही है, और उस तिकड़म को योगी आदित्यनाथ अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। इसीलिए उनके पिछले दिनों जो वक्तव्य आए वो इसी तरफ इशारा थे कि अगर उत्तर प्रदेश में सीटें कम मिलती हैं भारतीय जनता पार्टी को, तो वो ठीकरा उनके दरवाजे बिना फूटे, वो संगठन के दरवाजे फूटे। इसीलिए उन्होंने नए नवनिर्वाचित अध्यक्ष जो थे उनके सामने ही कहा कि 4 करोड़ वोट कट रहे हैं, जाइए सब लोगों को भेजिए, कार्यकर्ताओं को, उन वोटों को बचाएं। ठीक बात है, बड़ी ये सारी तिकड़म चल रही है उसमें। मेरे ख्याल से ये बीच का रास्ता निकालने की ये कोशिश है, क्योंकि भाजपा में एक प्रवृत्ति है कि जो भी आपसी विवाद हो, वो कम से कम चुनाव की अवधि में वो उसको कोशिश करते हैं कि उन आपसी विवादों को चुनावी मुहिम पर हावी ना होने दिया जाए। वो लोकसभा चुनाव में देख चुके हैं, वो आपसी विवादों को नहीं रोक पाए, वो चुनावी मुहिम पे हावी हुए। लोकसभा चुनाव में इन लोगों का बड़ा उसकी वजह से नुकसान हुआ। अगर विधानसभा में भी उसी तरह का नुकसान होता है तो ये हार जाएंगे चुनाव। ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। राजनीति इसी मोड़ पे आ सकती हुई दिखाई दे रही है। और बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने इतनी बातचीत की, धन्यवाद। तो ये थे अभय द्विवेदी जी, पूरी बातचीत आपने सुनी, कैसी रही बातचीत बताएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।